हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे बेसिकली इसमें। एंड आपको सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, और एक बात याद रखो, ये पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि लाइक मल्टी सेल्यूलर हो या फिर आपका यूनिसेल्युलर हो, है ना। वो किस तरीके से अपने अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेके आते हैं। अब थोड़ा सा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो कैसा कैसा हो सकता है, बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी। लाइक जैसे कुछ एक्शंस होते हैं जो हम करते हैं, वो होते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शंस जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, और एक होते हैं वॉलंटरी एक्शंस जिन पे हमारा कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये दो तरह के केसेस होते हैं जिसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ह्यूमन बॉडी क्या एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस और प्रोसेस होते हैं टू मेंटेन एंड सस्टेन लाइफ। लाइफ को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और इवन सस्टेन करने के लिए। तो डिफरेंट पार्ट्स के साथ ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है ना अपने एक्शंस को, है ना। एंड इन्वायरमेंट के साथ भी। और मूवमेंट को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करता है। जो हमारी बॉडी है ना, वो हमारे मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, जो हम एक्शंस करते हैं वो अदर पार्ट के साथ कैसे रिलेट करता है। वो जैसे हमारा माइंड है ना। और माइंड और प्लस जो हमारा हैंड काम करेगा या लेग काम करेगा, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन ही तो है। लाइक मान लो कि माइंड को ये लग रहा है सामने से अटैक होने वाला है, तो हैंड से क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा, क्या करेगा, मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। और लेग से क्या करेगा, वो अटैक करेगा, क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे मतलब माइंड ने सोचा और उसके साथ साथ हैंड और लेग भी काम कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, कोऑर्डिनेशन है। क्या है, कोऑर्डिनेशन है। ठीक, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है चेंज इन एनवायरनमेंट अराउंड देम। जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उसके रिगार्डिंग वो क्या करता है, अपने रिस्पॉन्ड देता है। ठीक है, लाइक सिंपल सी बात है, गर्मी का सीजन आता है, आपके कपड़े कम हो जाते हैं ना। लाइक आपके स्वेटर हट जाते हैं, ठीक है, आपके ब्लैंकेट हट जाते हैं। लेकिन भाई जब ठंड का दिन रहता है तो आपके पास ब्लैंकेट होता है, स्वेटर होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में ही तो काम करो, इन्वायरमेंट के ही तो रिस्पॉन्ड हो रहा है ये। क्या है, इन्वायरमेंट का ही रिस्पॉन्ड है। द चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। देखो, जो चेंज इन द एनवायरनमेंट होता है जिसका ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है उस एंड रिएक्ट करता है, उसी को हम स्टिमुलाई कहते हैं। जैसे लाइट हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया, टच हो गया, ये सभी क्या है, स्टिमुलाई है जिसका आपका क्या रिएक्ट करता है। एक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जो प्लांट्स और एनिमल्स है दोनों ही रिएक्ट करते हैं स्टिमुलाई का, बट इन डिफरेंट मैनर, लेकिन डिफरेंट तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो कि गर्मी का सीजन बहुत तेज धूप पड़ रही है, यानी लाइट आ रही है, तो आप क्या करोगे, अपने आप को बचाओगे ना। तो लाइट का स्टिमुलाई है, उसी का तो रिएक्शन दोगे, उसका रिएक्शन क्या दोगे कि आप पेड़ का छांव ढूंढोगे, है ना। तो कोई एक घर होगा या कोई एक बिल्डिंग होगी जिसके नीचे चले जाओगे तो धूप डायरेक्ट आपको ना पड़े, लाइट आपको डायरेक्ट ना पड़े। तो यही क्या होता है, आप रिस्पॉन्ड करते हो, क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। अब थोड़ा सा हम इसमें पढ़ने वाले हैं एनिमल्स नर्वस सिस्टम को। किसके बारे में, एनिमल्स नर्वस सिस्टम। थोड़ा सा इसमें क्या है कि जो नर्वस सिस्टम, आपको नर्वस सिस्टम से ही पता चल रहा है ना कि ये क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के सेंटर को कंट्रोल करता है बेसिकली। और ये बना कैसे, स्पेशल टिश्यू जिसको कि नर्वस टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नर्वस टिश्यू, है ना। और ये कैसे काम करता है, नर्व्स और न्यूरॉन के रूप में काम करेगा। थोड़ा सा इसी चीज को समझेंगे। नर्वस सिस्टम क्या करता है, mainly in charge of managing and coordinating things in complex animal। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स यानी एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के अंदर मैनेज करेगा, कोऑर्डिनेटिंग करेगा। क्या होता है नर्वस सिस्टम का फंक्शन, पहला तो ये होता है कि नर्वस सिस्टम गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस। नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जैसे इंफॉर्मेशन गैदर करेगा हमारे आसपास से, ठीक है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। फिर क्या होगा, फिर दूसरा स्टेप होगा कि वो क्या करेगा, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। फिर वो डिसीजन लेगा फिर वो कंट्रोल करेगा हमारे मसल्स और ग्लैंड्स को, है ना। हमारी मसल्स एंड ग्लैंड्स जहाँ से आपका क्या हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, क्या होते हैं, हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं जनरली। ठीक, तो ये केस आता है। तो न्यूरॉन या नर्व सेल, ये क्या होता है कि न्यूरॉन इज हाईली स्पेशलाइज्ड सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिशन करना ही
क्या होता है, एक तरीके से न्यूरॉन का काम होता है। ये तो कोई डेंड्राइट है ना, डेंड्राइट क्या करेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, कहाँ लेके जाएगा, सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी से फिर वो कहाँ ट्रांसफर होगा, एक्सॉन के थ्रू ट्रांसफर होगा, फिर अदर सेल। अब यहाँ पे देखो अदर के डेंड्राइट, यहाँ पे ना एक स्पेस होगा, फिर डेंड्राइट आएगा, तो ये साइनेप्स कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, साइनेप्स कहा जाएगा। ये अभी आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आपको देखो, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ठीक, ये एक्सॉन है, ये मस्कुलर फाइबर है, ये कैपिलरी है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखो कैसे काम करता है। जो सेल बॉडी होती है ना, ये साइटोन जिसको कहा जाता है, मेन राउंड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन का जो क्या होता है, मेन पार्ट होता है। क्या होता है, न्यूरॉन का क्या होता है, मेन पार्ट होता है सेल बॉडी, यानी ये आपका क्या है, मेन पार्ट, ठीक, न्यूरॉन का। वह जहाँ पे आपका सेंट्रल न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेंट्रल न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो ट्री ब्रांचेस की तरह काम करते हैं। डेंड्राइट्स क्या है, ट्री ब्रांचेस की तरह होते हैं, ठीक है, न्यूरल सेल बॉडी के अंदर। ये क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, या रिसीव और सिग्नल को क्या करेंगे, पास करेंगे, या मैसेज को क्या करेंगे, रिसीव और पास करते हैं सिग्नल या मैसेज को, डेंड्राइट, ठीक है, डेंड्राइट, ठीक। और एक्सॉन का काम होता है, ये एक्सॉन जो होता है न्यूरॉन का लॉन्ग पार्ट होता है, ये कैरी करता है मैसेज को सेल बॉडी से अवे फ्रॉम। मतलब यहाँ से देखो डेंड्राइट के थ्रू आया सेल बॉडी से, अब ये जो ट्रांसफर होगा ना, ये एक्सॉन के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, एक्सॉन के थ्रू होगा, ठीक है। तो एक्सॉन के थ्रू पास होता है मैसेज। और ये जिस एक्सॉन होता है ना, ये कवर्ड होता है, जिसको कि मिलन शीथ कहा जाता है। क्या जाता है, मिलन शीथ, ये देख रहे हो आप, इसको मिलन शीथ कहा जाता है, ठीक। नेवर एंडिंग, never endings are like teeny branches, nerve endings are like teeny branches at the end of neurons। देखो आपका ये teeny branches की तरह होते हैं, ठीक है, and the end of the neurons, and they send electrical signal to other neurons। और फिर ये क्या करेंगे, electrical signal भेजेंगे other neurons को। मतलब यहाँ से फिर ये जाएगा, फिर जो अलग वाला जो न्यूरॉन्स है ना, उसको ये अब ट्रांसफर होगा, ऐसे करके करके के पूरे होल बॉडी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और ये फास्ट रिएक्शन होता है। वर्किंग ऑफ न्यूरॉन की ही बात कर रहा है, अभी हमने पढ़ा कि वर्किंग ऑफ न्यूरॉन क्या होगा भाई, ये क्या करेगा, जनरली इंफॉर्मेशन को, रिसेप्ट न्यूरॉन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेगा, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में डेंड्राइट से स्टार्ट करेगा, है ना। मतलब डेंड्राइट से कहाँ की तरफ लेके जाएगा, सेल बॉडी के पास लेके जाएगा। और सिग्नल ट्रांसपोर्ट कहाँ, डेंड्राइट टू सेल बॉडी के पास जाएगी, और फिर कहाँ पे आएगी, एक्सॉन के पास जाएगी। जो मैंने बात करी कहाँ पे आएगी, एक्सॉन के पास आएगी, ठीक है। बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है ना, उसको साइनेप्स कहा जाता है। देखो जैसे ये न्यूरॉन, ये पूरा आपका न्यूरॉन हो गया, तो ये इसके बीच में एक गैप होगा, फिर एक दूसरा आपका न्यूरॉन जुड़ा होगा, तो उसको साइनेप्स, जो ये गैप होता है ना, वो उसी को हम साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। स्मॉल केमिकल ब्रिज दिस गिव टू ट्रांसमिट द सेम। अब इसमें होता क्या है कि स्पेशल केमिकल जो ब्रिज होता है ना, दिस गैप को ट्रांसमिट सेम सिग्नल टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। ये ट्रांसफर होगा केमिकल्स के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, केमिकल्स के फॉर्म में। तो जो एंड होता है ना एक्सॉन का, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल में कन्वर्ट करता है। किसमें, केमिकल के। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ से केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में आया, यहाँ से जब ट्रांसफर होगा, जब नेक्स्ट वाले न्यूरॉन में जाएगा, फिर वो इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। किसमें, केमिकल सिग्नल में, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है। साइनेप्स क्या होता है कि जो एंड ब्रांचेस होती है ना, एक न्यूरॉन की जो, और डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, उसको जोड़ता है। देखो ये आपके साइनेप्स के क्या है ना, ये एक्सॉन है, और एक्सॉन और दूसरे का डेंड्राइट, ये जब मिलते हैं ना, तो इसी के बीच का गैप को साइनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइनेप्स कहा जाता है, ठीक। ट्रांसमिशन कैसे हुआ, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से कहा जाएगा नर्व एंडिंग एट द टिप ऑफ द एक्सॉन, फिर साइनेप्स, फिर डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट। यही हम अभी पढ़ भी रहे थे कि डेंड्राइट से जाएगा सेल बॉडी में, यानी डेंड्राइट से जाएगा सेल बॉडी में, सेल बॉडी से जाएगा एक्सॉन में, एक्सॉन से जाएगा साइनेप्स में, फिर डेंड्राइट के पास जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से काम करता है, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम हमारे पास दो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। थोड़ा सा हम पढ़ते हैं अब इस चीज को, हम थोड़ा सा, ये तो हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से काम करता है ना। जैसे आपका देखो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके ना रिसेप्टर्स रिलीज होते हैं, जिसमें आपका जो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर होता है, ये टेस्ट को डिटेक्ट करता है। और जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, वो स्मेल को डिटेक्ट करता है। किसको डिटेक्ट करता है, स्मेल को, है ना। तो इस तरीके से काम करता है। ये हमने अभी पढ़ लिया है, पीछे हमने पढ़ा नर्व सेल्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट खास नहीं है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन की। देखो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब समझ पा रहे हो, कुछ सिंपल सा समझते हैं। मतलब जब आप कोई भी ना, जैसे मान लो कि आप बैठे हुए एक जगह पर, अचानक से कोई बॉल आ रही है, अचानक से कोई पत्थर आ रहा है,
तो वो ना सडन आपका रिएक्शन आएगा, क्या अपने आप को प्रोटेक्ट करने का रिएक्शन आएगा सडन, क्योंकि आप जानते नहीं थे। अचानक से वो क्या है, वो बॉल आ रही है या वो आप एक पत्थर आ रहा है आपकी तरफ, है ना, तो आप क्या करते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो कैसे, हैंड को आगे कर लोगे, है ना, तो उस तरीके से वो जो रिएक्शंस होते हैं ना उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, जिस जिस दैट मीन्स इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो उससे क्या, जैसे मान लो कि आपके सामने अचानक से कोई रात का समय और अचानक से कोई भूत के मतलब, देखो साइंस साइंस पढ़ रहे हैं बट हाँ थोड़ा सा हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर मान लो कि आपके सामने भूत आ जाए तो आप क्या करोगे, तो उस केस में अचानक सडन आ जाए तो आपका फिर वो भागने का क्या होगा, वहां से भागोगे नहीं तो फाइट करोगे, जो भी करोगे वो, लेकिन वो रिफ्लेक्स एक्शन होगा, मतलब वो अपने आप को बचाने के लिए होगा, है ना। बट अगर आपको पहले से बता दिया जाएगा हाँ वहां पे भूत है, तो आप प्रिपेयर होगे, माइंड से क्या होगे, थिंकिंग करके वहां पे पहुंच रहोगे, तो आप अपने आप को लाइक उस तरह से अलर्ट मोड में रखोगे, कैसे रखोगे, अलर्ट मोड में रखोगे, है ना, तो यही केस होता है ठीक है, तो इसको कोई सीरियस ना ले। चलो अब आगे करते हैं। जैसे मान लो फ्लेम है, फ्लेम को जो टच करते हैं ना, तो कितना मतलब आप टच करो, आपको नहीं पता है, लेकिन आपके जैसे आप बात कर रहे हो मान लो, है ना, और क्या है आपका दोस्त ने क्या किया, मान लो कि एक कैंडल जलते हुए आया और आपके हाथ के नीचे रख दिया, सडन आपका हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको वहां पे क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, पेन हो रहा है ना, तो वो जो पेन से बचने के लिए आप जब हाथ उठाओगे ना, वही रिफ्लेक्स एक्शन होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो इसी चीज के बारे में बात करें, दो तरीके से, एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, एक थिंकिंग प्रोसेस होता है जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे आप थिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि थिंकिंग क्या एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है ना, इसमें कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन होता है नर्व इम्पल्सेस का फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स, थोड़ा हम बात कर रहे हैं, चलो आ जाओ। तो थिंकिंग ना, जैसे थिंकिंग टिश्यू क्या होता है बॉडी के अंदर, वो कंसिस्ट करे डेंस नेटवर्क, ठीक है, न्यूरॉन्स का डेंस नेटवर्क बनाता है, ठीक है, और इट सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, कहाँ पे बैठा है, फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल पे होता है, एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी विच इट थिंक्स अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू दम, क्या करेगा भाई, सारे बॉडी के सारे पार्ट से वो क्या करेगा, सिग्नल लेगा, है ना, और फिर उसको रिस्पॉन्ड करने से पहले थोड़ा थिंक करेगा, ठीक। जब वो रिसीव करता है इन सिग्नल्स को पूरी बॉडी के थ्रू, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, थिंकिंग पार्ट ऑफ जो ब्रेन होता है ना, वो मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व्स कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जो ब्रेन होगा वो स्कल का, वो कनेक्ट डायरेक्टली होना चाहिए नर्व्स, जो कि डायरेक्ट बॉडी के पार्ट, डिफरेंट बॉडी पार्ट से आ रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका ये ब्रेन है ना, ये ब्रेन है, जो अभी बॉडी पार्ट्स की जो नर्व्स है ना वो आ रहे हो, तो ये लाइक ब्रेन पे यहाँ पे हमेशा थिंकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, ये केस आ जाता है। अगर हम बात करें कि जब हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, इट मे टेक एनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न, तो फिर वहाँ पे बर्न होने में टाइम लगेगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि आपने माइंड को प्रिपेयर रखा है कि हाँ भैया जलने वाला है, तो आप थोड़ी देर ज्यादा देर तक क्या करोगे, आप वहां पे हैंड रख सकते हैं। बट अगर मान लो कि सडन हो, क्या हो, सडन हो, तो रिफ्लेक्स आग कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो इफ द नर्व दैट डिटेक्ट हीट वेर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव मसल्स इन अ सिंपलर वे, तो क्या होगा जब नर्व डिटेक्ट करेगा ना, नर्व क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, ठीक है, उस हीट को, तो उसके ऑटोमेटिकली मसल्स काम करेगा, मसल्स हैंड की जो मसल्स है ना वो काम करने लगेंगे, कैसे करेंगे, वो हैंड को अवे फ्रॉम फ्लेम करेंगे, कहाँ करेंगे, अवे फ्रॉम फ्लेम करेंगे, है ना। दैट्स रिएक्शन इज नोन एज, दैट कनेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे, क्या कहेंगे, जैसे आप देखो यहाँ पे मैसेज टू ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, सेंसरी न्यूरॉन्स है, म्यूटर इफेक्टर है, मसल्स इन आर्म्स है, रिसेप्टर्स, ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है कि द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन माइट बी कंप्लीटेड क्विकली, सच कनेक्शन इज कॉमनली नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो नर्व्स क्या है, सारी बॉडी से नर्व्स क्या होंगी, बंडल होंगी, कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, जो कि स्पाइनल कोड कहाँ पड़ता है, ब्रेन के रास्ते में पड़ता है। रिफ्लेक्स आर्क जो होगा ना वो कहाँ पे बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड में बनेगा, ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशन इनपुट आल्सो गोज टू रीच द ब्रेन, बाद में इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में जो एक्शन आ जाएगा, मस्कुलर एक्शन जो होगा, मस्कुलर एक्शन जो होगा, वो उसकी वजह क्या होगी, वो आपका होगा रिफ्लेक्स आर्क, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही आपको मैसेज ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक। तो ये इस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा हम बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क एनिमल्स के अंदर, तो यार देखो एनिमल्स के अंदर थिंकिंग प्रोसेस तो होती नहीं है ना जनरली, तो उनके अंदर कौन सा आर्क काम करता है, रिफ्लेक्स आर्क ही काम करेगा, कैसा काम करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन ही काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक जनरली ना ये लाइक
complex neural network come into existence, reflex arc content to more efficient for quick response। और जब भी आपको क्विक रिस्पॉन्स करना होगा ना, वो आपका किसके थ्रू आएगा? रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू ही आएगा। किसके थ्रू आएगा? रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू ही आएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ये मेड होता है नर्व से, विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को सप्लाई करता है स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली। ठीक है। सो यहाँ तक मतलब पड़ा एक तरीके से। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? एनिमल्स के अंदर क्या होता है? थिंकिंग पावर होती नहीं है। थिंकिंग और तो रिफ्लेक्स आर्क भी एक क्या है? एक तरीके का मेड ऑफ नर्व्स है, विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। ठीक है। अब ह्यूमन ब्रेन्स की बात करते हैं, तो हमने बात करी कि थिंकिंग क्या है? कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ना। ये कहाँ पे कंसंट्रेट होते हैं? ब्रेन में कंसंट्रेट होते हैं ना, विच इज मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वही क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। क्या करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये जनरली रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड, और उसको फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। जैसे आप देखो, ये सेरिब्रम है, क्रेनियम है, ये मिड ब्रेन है आपका, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका पोन्स मेडुला सेरिबेलम, ठीक है। ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये आपका हिंड ब्रेन है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? आपका ब्रेन के अंदर। हिंड ब्रेन में क्या होता है? पोन्स मेडुला सेरिबेलम। ये आपका फोर ब्रेन हो गया। क्या हो गया? फोर ब्रेन होगा। ये क्या है? आपका सेरिब्रम है। क्या है? सेरिब्रम है। ये क्या है? आपका मिड ब्रेन है। तो ये होते हैं आपके पार्ट्स होते हैं ह्यूमन ब्रेन के। ओके, तो अब बात करते हैं राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग, ये सभी क्या है? ये एक तरीके से वॉलंटरी एक्शंस है ना, वॉलंटरी एक्शंस है। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन क्या करता है? मैसेज भेजता है मसल्स को, मसल्स फिर क्या करती है? काम करती है। दूसरा तरीका है नर्वस सिस्टम का कम्युनिकेशन करने का मसल्स के थ्रू। दूसरा तरीका। पहला कौन सा है? पहला है रिफ्लेक्स आर्क वाला। कौन सा? रिफ्लेक्स आर्क वाला। इस वाले में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी जाती है, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और सेकंड वे है कि आपका ब्रेन के थ्रू मैसेज आता है कहाँ पे? मसल्स के थ्रू पास। और जो आपका फर्स्ट वाला है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन जो है, वो फास्ट होता है। कैसा होता है? फास्ट होता है। कैसा होता है? फास्ट होता है ना। ये जो कम्युनिकेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में होता है ना, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे कि आपका क्रेनियल नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स जो कि कहाँ से अराइज होता है? ब्रेन से। और स्पाइनल नर्व्स कहाँ से अराइज होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। कहाँ से अराइज होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है। जनरली हमने बात करी कि बेस देखो, ब्रेन के बारे में हमने बेसिकली जान लिया कि ब्रेन किस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं कि ब्रेन के कितने पार्ट है। एक फोर ब्रेन है, एक मिड ब्रेन है, और एक हिंड ब्रेन है। ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। देखो, ये आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ये आपका मिड ब्रेन, और ये आपका हिंड ब्रेन। ये आपका क्या है? हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है। इस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा बात करेंगे फोर ब्रेन के बारे में। एक्चुअली मतलब ये आगे के बारे में बात करेंगे। ठीक है। फोर ब्रेन क्या है कि मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। क्या होता है? मेन थिंकिंग पार्ट होता है। ये रिसीव करेगा सेंसरी इंपल्सेस वेरियस रिसेप्टर से। ठीक है। और सेपरेट एरिया होता है फोर ब्रेन का, जो स्पेशलाइज होता है हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, इवन देखने के लिए, एंड सो ऑन। और ये सेपरेट ऑफ एसोसिएशन होता है ना, विद द सेंसरी इंफॉर्मेशन इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग इट टुगेदर विद इंफॉर्मेशन ऑफ अदर रिसेप्टर एज वेल एज विद इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। ये तो इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, बट ये आपको याद रखना है कि वेरियस रिसेप्टर से क्या करता है? ये रिसीव करता है सेंसरी इंपल्सेस। ठीक है। उनका काम क्या होता है? हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। अब बात करते हैं कि जैसे से इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड होता है ब्रेन के अंदर है ना, वो कैसे होता है? बेस्ड ऑन ऑल दिस, a decision made by about to how to spend the information passed on to the motor area which control the movement of voluntary muscles। ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है कि भाई देखो, जब आपके पास डिसीजन कैसे बनता है? रिस्पॉन्ड जब करोगे, क्या करोगे? रिस्पॉन्ड जब करोगे। ठीक है। और जब भी आप इंफॉर्मेशन पास करते हो ना मोटर एरिया में, तो कंट्रोल ऑफ मूवमेंट वॉलंटरी मसल्स होता है, उसे क्या कहते हैं? वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ठीक है। सिंपल सी बात है कि यार देखो, डिसीजन आपने लिया है, अब उस पर काम करना शुरू करोगे, तो उसको सिंपल सी बात है, बॉडी मसल्स जब काम करना शुरू करेंगे, उनको वॉलंटरी मसल्स या वॉलंटरी एक्शंस कहा जाता है। ठीक है। जो सेंसेशन होता है ना फीलिंग फुल का, वो क्यों होता है? क्योंकि सेंट्रल एसोसिएटेड विथ हंगर। सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर। सेंट्रल किसके साथ एसोसिएटेड है? हंगर के साथ। ठीक है। सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर विद इन सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ये कहाँ पे होता है? सेपरेट पार्ट होता है फोर ब्रेन का। किसका? सेपरेट पार्ट होता है फोर ब्रेन का। ठीक है। सो आगे बात करते हैं।
रिफ्लेक्स के बारे में हमने बात कर ली कि भाई रिफ्लेक्स किस तरीके से काम करता है। इवन हमारी थिंकिंग जो होती है, हार्ट बीट होती है, वो भी बिना थिंकिंग की होती है। इवन, ठीक है, तो अगर हम इस पे थिंकिंग भी करें तो हम कुछ कर पाएंगे क्या? ठीक है, तो ये केस आ जाता है। तो बिटवीन द रिफ्लेक्स, सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक चेंज इन साइज ऑफ द पीपल एंड थॉट आउट एक्शन, जैसे हमने बात करी है। तो बहुत सारे जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना, वो कंट्रोल होता है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू? मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के थ्रू, ठीक है। कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हेड ब्रेन। हिंड ब्रेन में मेडुला जो है कंट्रोल करता है क्या? वोमिटिंग हो गया, सैलिवेशन हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है। कौन बचाता है? मेडुला बचाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक्टिविटी लाइक वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन या राइडिंग अ बाइसाइकिल, these are possible due to part of hind brain called the cerebellum। ये किसकी वजह से होता है? हिंड ब्रेन की वजह से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेरिबेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिबेलम कहते हैं। ये जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वॉलंटरी एक्शंस, मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। ये केस आ जाता है। इमेजिन इमेजिन करो कि व्हाट वुड हैपन इफ द ईच ऑफ दिस इवेंट फेल टू टेक प्लेस। इमेजिन करो कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर क्या होगा? तो फिर बहुत खतरनाक होगा। हाउ आर द टिश्यूज प्रोटेक्ट, कैसे टिश्यू को प्रोटेक्ट किया जाता है? देखो, एक डेलिकेट ऑर्गन जैसे ब्रेन है ना आपका, वो वेरियस एक्टिविटी को कराने में बड़ा हेल्प करता है ना, और उसके लिए हमें प्रोटेक्टेड रहना पड़ता है। तो जब बॉडी की डिजाइन इस तरह से होती है कि ब्रेन जो इनसाइड होता है ना, ब्रेन जो होता है किसके अंदर होता है? इनसाइड होता है, जिसको क्या कहते हैं? बोनी बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बोनी बॉक्स कहते हैं, है ना। तो ब्रेन जो होता है कंटेन करता है फ्लूइड फील्ड बैलून। और ब्रेन कैसा कंटेन करेगा? फ्लूइड फील्ड बैलून, जो कि प्रोवाइड करेगा शॉक एब्जॉर्प्शन को। क्या प्रोवाइड करेगा? शॉक शॉक एब्जॉर्प्शन को। मान लो कि अगर इफ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, if you run your hand down the middle of your back, you will feel a hard bumpy structure। अगर आप नीचे हाथ रख दो मिडल ऑफ द योर बैक, तो आप क्या होगा? आपको हार्ड फीलिंग होगी, है ना, बम्पी स्ट्रक्चर आएगा। इसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, कहते हैं बैकबोन विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड का केस आ जाता है। अब बात करते हैं हाउ द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। कैसे नर्वस टिश्यू जो है एक्शन क्रिएट करता है? देखो, मसल सेल्स जो होता है ना, वो स्पेशल प्रोटीन्स होता है, जो कि शेप चेंज कर लेते हैं और उनका साइज भी चेंज हो जाता है, इवन अरेंजमेंट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। किसके अगेंस्ट में? नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के इम्पोज में, ठीक है। तो क्या होगा? न्यू अरेंजमेंट ऑफ दिस प्रोटीन गिव द मसल सेल शॉर्टर फॉर्म। जब डिफरेंट आप टाइप्स ऑफ जो आपका क्या कहते हैं नर्वस इलेक्ट्रिक इम्पल्स या मसल्स हैं, ठीक है, जो जो जहाँ जहाँ पे मसल्स है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स का क्या करें? वहां पर उसको बात कराएं, जिससे कि आपको प्रोटीन मिल सके, ठीक है, जो शॉर्टर फॉर्म होता है। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की। किसकी? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की। क्या है कि आपका एनिमल्स के जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग करेंगे अपने बॉडी की एक्टिविटीज को। तो क्या ये रिस्पॉन्ड करेंगे स्टिमुलाई को? तो हाँ, करते हैं। ये कैसा है? इनका जो एक्शंस होता है वो जनरली रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। कैसे होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, है ना, क्योंकि इनके अंदर थिंकिंग प्रोसेस तो होता नहीं है, क्योंकि थिंकिंग क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है? कॉम्प्लिकेटेड आपका मसल्स होता है, ठीक है, सॉरी, कॉम्प्लिकेटेड नर्व्स सिस्टम होता है, जिसकी वजह से ब्रेन उस तरीके से काम नहीं करता है। तो अब जैसे जैसे आपका कि प्लांट्स के अंदर की अगर हम बात करें तो छुई मुई होता है। एक छुई मुई आपने पेड़ देखा जो सेंसिटिव टच करने पर, जिस जो मिमोसा फैमिली से आता है, ठीक है, उसको जब आप टच करोगे ना, फोल्ड अप कर देगा, ठीक। या फिर सीड जर्मिनेट होता है, नीचे की तरफ जाता है, या स्टेम्स वो एयर की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, मतलब सीधी सी बात है कि जो ये मूवमेंट होता है, क्या ये किस तरह का मूवमेंट होता है? क्या ये जो मूवमेंट होता है डायरेक्शनल मूवमेंट होता है? कैसा होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ठीक। अगर इन लोग को ना, अगर मान लो इफ इट प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग, विल नॉट शो एनी मूवमेंट। अगर इनको ग्रोथ से प्रिवेंट किया जाएगा तो कोई मूवमेंट नहीं दिखाएंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, दो तरह के। एक होता है वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड अदर डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। एक होता है और वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, एक जो डिपेंडेंट होता है ग्रोथ पर, और दूसरा जो होता है इंडिपेंडेंट होता है ग्रोथ से। जैसे अभी यहाँ पे देखो, स्टिमुलस वाला जैसे ना, कोई आपका जैसे आपको नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, इसमें क्या है कि टच करने पर ये आपको एक तरीके से सेंसिटिव प्लांट है, जो मिमोसा फैमिली से आता है। कहाँ से आता है? मिमोसा फैमिली प्लांट से। जिसको आप टच करोगे तो क्या हो जाएगा? क्लोज कर लेगा। तो कोई भी इनके अंदर नर्वस टिश्यू नहीं होती, ना ही मसल्स टिश्यू होती है, ठीक है। तो किस तरीके से प्लांट को डिटेक्ट, हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट
द टच, हाउ डू लिव्स मूव इन रिस्पॉन्स, ये हम पढ़ेंगे। जनरली अगर आप देखोगे कि एग्जैक्टली जो प्लांट टच किया जाता है, what of the plants actually moves, it is apparent that movement happens at a point different from the point of the touch। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा फील होता है कि जहाँ पे हम टच करते हैं ना, पॉइंट ऑफ टच से, तो जो है मूवमेंट हो रहा होता है वो डिफरेंट पॉइंट पर हो रहा होता है। सो इन्फॉर्मेशन दैट हैज टच हैज ऑकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेट, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है। प्लांट जनरली इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स यूज करते हैं, सेल टू सेल, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मीन्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स सेल टू सेल। क्योंकि इनके पास अगर मान लो कि सिर्फ ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेके जाए ना, तो कोई इनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता। इस वजह से ये क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शंस भी करते हैं, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए। तो अगर हम बात करें एनिमल्स को लेकर, सम सेल मस्ट हैव चेंज इन शेप ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन, मूवमेंट करने के लिए वो क्या अपना शेप भी चेंज कर सकते हैं। और हमारे अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड होता है एनिमल मसल सेल्स के अंदर, लेकिन प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। प्लांट सेल कैसे चेंज शेप कर सकते हैं, जो अमाउंट ऑफ वाटर वो चेंज करेंगे, ठीक है, लाइक रिजल्टिंग इन स्वेलिंग कर देंगे या श्रिंकिंग कर देंगे, उस तरीके से वो अपना शेप चेंज कर पाते हैं, ठीक। जैसे आपका इसी केस में देखो, जैसे टच किया हमने, ये क्या कर गया आपका, श्रिंक हो गया ना, तो वही चीज आती है। मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ, ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट होती है, जैसे कुछ पी प्लांट्स होते हैं, जब कुछ प्लांट्स में क्लाइंब करते हैं या फेंसेस के ऊपर, वो टेंड्रिल के थ्रू, तो टेंड्रिल जो होता है ना सेंसिटिव होता है टच के लिए। टेंड्रिल क्या होता है, सेंसिटिव होता है, जैसे ही वो किसी चीज के कांटेक्ट में आता है, टेंड्रिल क्या कर देगा, उसको एक तरीके से सर्कुलर फॉर्म में, जैसे ना एक तरीके से सर्कल अराउंड ऑब्जेक्ट, उस सर्कल बना लेगा उस ऑब्जेक्ट के अराउंड, और फिर क्लिंग कर लेगा, ठीक है, जिसके से फिर वो मूवमेंट कर पाएगा ऊपर की तरफ। प्लांट्स का जो रिस्पॉन्ड होता है स्टिमुलाई की तरफ, स्लोली होता है, ठीक है, बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन मूवमेंट करके। तो उसकी ग्रोथ ग्रोथ जो होती है वो डायरेक्शनल होती है। ग्रोथ कैसी होती है, डायरेक्शनल होती है। इट अपियर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग, वो अपीयर होता है जब प्लांट मूव करता है, तो बेसिकली जैसे अभी आप देखो सनलाइट के अंदर मूवमेंट इसका देख रहे हो बाहर की तरफ हो रहा है, या आप जो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, जियोट्रॉपिक मतलब अर्थ की तरफ, ये तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हो रहा है ना, जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, जो ये रिस्पॉन्स हो रहा है, ये आपका किसके थ्रू होता है, सनलाइट की तरफ हो रहा है, तो मूवमेंट क्या है, सनलाइट की तरफ। सनफ्लावर देखा है, सनफ्लावर उसका जो फेस होता है हमेशा सन की तरफ होता है। क्यों, क्योंकि वो मूवमेंट उसको भाई सन को लेना है, सन लेना है, स्टिमुलाई करेगा, स्टिमुलाई, सन क्या है, स्टिमुलाई है, जिसका रिएक्शंस होता है ये, कि क्या है, मूवमेंट ऑफ रिएक्शंस होता है। तो इन्वायरमेंटल ट्रिगर जैसे लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, और इस केस में आपका ग्रेविटी काम कर रही है, तो डायरेक्शन दैट प्लांट्स पार्ट ग्रोइंग, ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट होते हैं डायरेक्शनल या ट्रॉपिक, कि आइदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस या अवे फ्रॉम इट होता है। तो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। शूट रिस्पॉन्ड करता है टुवर्ड्स द लाइट की तरफ, while रूट रिस्पॉन्ड करता है बेंडिंग अवे फ्रॉम इट, मतलब शूट ये रिस्पॉन्ड कर रहा है किसकी तरफ, लाइट की तरफ, और ये रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम लाइट कर रहा है। तो ये रूट अवे फ्रॉम लाइट करता है, शूट टुवर्ड्स द लाइट करता है, फ्रंट, ठीक है, टुवर्ड्स द लाइट करता है। तो ये एक तरीके से काम करता है। प्लांट शूट ट्रॉपिज्म, सीधी सी बात है, प्लांट्स भी ट्रॉपिज्म शो करता है, जैसे अदर स्टिमुलाई अगर होगा तो रूट्स क्या है, डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, शूट्स क्या करेगा, अपवर्ड अवे फ्रॉम द अर्थ की तरफ जाएगा। तो जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स और रूट्स होता है ना, वो एक्चुअली रिस्पॉन्स होता है अर्थ ग्रेविटी, जियोट्रॉपिज्म का, ठीक है, जियोट्रॉपिज्म की वजह से, ठीक। हाइड्रो क्या है, तो हाइड्रो वाटर का केस, कैमो मतलब केमिकल का केस, हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब जो वाटर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या, हाइड्रोट्रॉपिज्म हो रहा है। केमोट्रॉफी मतलब केमिकल्स की तरफ जब आप केमिकल्स का मूवमेंट होता है, तो केमोट्रॉपिज्म होता है, ठीक। कैन वी थिंक ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ मूवमेंट, क्या ये डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट पे आएगा। तो इसकी अगर हम बात करें, वन एग्जांपल ऑफ केमोट्रॉपिक ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स, पोलन ट्यूब्स क्या होता है, टुवर्ड्स द ओव्यूल की तरफ जो ग्रोथ होती है। जब हम रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि मोर व्हेन वी एग्जामिन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स को, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। यानी सिंपल सी बात है कि मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक, ठीक है। मूवमेंट सनफ्लावर का हमने केस बताया, डे या नाइट का भी केस बताया हमने, ये थोड़ा क्वाइट स्लो होता है, ठीक। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट द प्लांट विल बी इवन स्लोअर, और जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है वो स्लोअर ही होता है। इवन इन एनिमल बॉडीज देयरफॉर देयर आर केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शन टू ग्रोथ,
ठीक है ना। हमारा आर्म से फिंगर्स होता है, ग्रो हमेशा सर्टेन डायरेक्शन में करेगा, ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से कर रहा है। तो ये कंट्रोल्ड मूवमेंट होता है, ठीक है, चाहे वो स्लो हो या फास्ट हो। If fast response to stimuli are to be made, information transfer must happen very quickly. अगर हमें stimuli का रिस्पॉन्स फास्ट देना है, क्या देना है, फास्ट देना है, इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या होगा, ट्रांसफर होना चाहिए, फास्टली ट्रांसफर होना चाहिए, है ना, दैट मीन्स क्विकली ट्रांसफर होना चाहिए। और इसके लिए मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली, कैसा मूवमेंट करना चाहिए, रैपिडली मूवमेंट करना चाहिए। इससे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की, ये एक्सलेंट मीन्स होता है, क्या होता है, एक्सलेंट मीन्स होता है, बट देयर आर लिमिटेशन टू यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। मैं अभी बात करें ना कि जो प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रिकल केमिकल रिस्पॉन्सेस होता है, इम्पल्सेस होता है, मूवमेंट होता है, तो ना अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के लिए क्या चाहिए ना कि ये तभी हो पाएगा जब रीच ओनली दो सेल डेटा कनेक्टेड नर्वस सिस्टम, जो सेल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड हो वहीं पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पहुंच पाएगा। और हर सेल एनिमल बॉडी का वो आपका कनेक्टेड नहीं होता है, दैट्स वाई वहां पे क्या होता है कि केमिकल रिस्पॉन्स भी आता है, केमिकल रिस्पॉन्स भी आता है, ठीक है। सेकेंडली जो रीजन है आपका कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की लिमिटेशंस क्या है, कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है जनरेट होता है सेल के अंदर और ट्रांसमिट, द सेल विल टेक सम टाइम टू रिसेट इट मैकेनिज्म, सेल क्या करेगा अपने मैकेनिज्म को रिसेट करता है, फिर वो जनरेट करता है न्यू इम्पल्सेस, ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इन अदर वर्ड कहा जाए कि सेल कैन नॉट कंटिन्यू क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, वो कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं जनरेट कर सकता। दैट्स वाई जो सेल जो होते हैं आपके केमिकल कम्युनिकेशंस का भी यूज करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल कम्युनिकेशन जनरली आ जाता है आपका। तो अब यहाँ पे बात की कि इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज क्या करेंगे, केमिकल कंपाउंड रिलीज करते हैं, ठीक। क्योंकि हमने लिमिटेशन जाना कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की लिमिटेशन क्या है, पहला तो ये कि सारे सेल कनेक्ट होने चाहिए नर्व्स टिश्यू के थ्रू, दूसरा ये कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होता है सेल के अंदर जो जनरेट होता है, जो ट्रांसमिटेड होता है, उसमें क्या होता है कि हर सेल रिसेट करता है अपने मैकेनिज्म को नया इम्पल्स जनरेट करने से पहले पहले, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, इंफॉर्मेशन उस तरीके से नहीं पहुंच पाएगी, है ना, तो हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंच जाए। इसके लिए केमिकल जनरेशन होता है, ठीक है, स्टिमुलेटेड सेल क्या करें, रिलीज करें केमिकल कंपाउंड, जिससे कि ओरिजिनल सेल में डिफ्यूज हो जाएगा और पूरी बॉडी में मूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है, तो ऐसे काम करता है आपका। तो इस तरीके से कहा जाए द मीन्स टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस एंड दिस वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन इवन ट्रांसमिट इट, या ये रहेगा ट्रांसमिट कर देगा, और ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, सारे सेल्स तक पहुंच जाएगा, चाहे वो नर्वस कनेक्शन हो चाहे ना हो, स्टेडली एंड परसिस्टेंटली लगातार पहुंचता रहेगा। तो दीज कंपाउंड्स आर हार्मोन, इसी को क्या कहते हैं, केमिकल कंपाउंड होता है, इसी को हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। और ये यूज किया जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, शोइंग अ ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी, ये तो बात होगी। डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हेल्प करते हैं ग्रो कोऑर्डिनेट ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिस्पॉन्स करते हैं एनवायरनमेंट को, डिफरेंट प्लांट जो हार्मोन्स होते हैं वो भी इसमें रोल निभाते हैं। और दे आर सिंथेसाइज एट प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट, ये सिंथेसाइज होते हैं दूसरी जगह पर, और मूवमेंट इनका जो एक्शन होता है दूसरी जगह पर होता है। तो जब ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट करता है लाइट को तो एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सिन, ठीक है, ठीक है, जो सिंथेसिस करता है शूट टिप को, मतलब ऊपर वो जो आपका शूट टिप्स को करता है, ठीक, जो कि सेल्स को क्या करता है लॉन्गर ग्रो करेगा टूवर्ड्स द लाइट, किसकी तरफ, टूवर्ड्स द लाइट, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा शेडी साइड ऑफ द शूट, मतलब कहाँ पे मतलब इसका मतलब यहाँ पे बात करें ना हमने, सिंथेसिस होगा दूसरी जगह पर और डिफ्यूज होगा दूसरी जगह पर, तो वही सिंथेसिस कहाँ पर होता है आपका, ये शेडी साइड पे होता है, और मूवमेंट कहाँ पे होता है, शूट टिप पर होता है, इसका मूवमेंट जो एक्शन होता है वो शूट टिप पर होता है। तो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन होता है ना, वो स्टिमुलेट करता है सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, सेल ग्रो करने में हेल्प करता है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हमेशा इसीलिए आपका जो प्लांट्स का जो बैंडिंग होता है वो टूवर्ड्स द लाइट्स होता है, क्या होता है, टूवर्ड्स द लाइट होता है। अनदर एग्जांपल से प्लांट होगा गिबरलिंस, ठीक है, जो ऑक्सीजन की तरह ही काम करता है, ये हेल्प करता है स्टेम्स की ग्रोथ के लिए, किसके लिए, स्टेम्स की ग्रोथ के लिए। ऑक्सीजन किसके लिए करता है आपका, शूट टिप के लिए काम करता है, गिबरलिंस किसके लिए, स्टेम के लिए करता है, यानी एक तरीके से लीव्स के लिए भी काम करता है ऑक्सीजन, बट यहाँ पर आपका गिबरलिंस स्टेम के लिए काम करता है। साइटोकिनेसिस क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है। इट इज नेचुरल होता है ये प्रेजेंट होता है ग्रेटर कंसंट्रेशन एरिया और रैपिड सेल डिवीजन, भाई सीधे सी बात है तभी वो क्या हो पाया, आपके प्लांट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है,
तो लाइक फ्रूट्स एंड सीड्स के अंदर भी प्लांट्स हार्मोन्स दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ, ये सब एग्जांपल्स है जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ग्रोथ करने में। इवन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टॉप ग्रोइंग को स्टॉप भी करते हैं, जिसमें एब्सिसिक एसिड्स होता है, वो हार्मोन होता है प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, मतलब एक तरीके से प्रिवेंट करता है ग्रोथ होने से, है ना। तो यही केस आता है आपका। अब बात करेंगे हॉर्मोन्स इन एनिमल्स के अंदर। तो क्या हमारे अंदर अब बात की जाए ना, तो स्क्वेरल्स, स्क्वेरल्स के अंदर आप देख लोगे स्कैरिश की सिचुएशन में किस तरीके से काम करेगा, फाइट करेगा या रनिंग करेगा, ये अब डिपेंड करता है उसकी बॉडी डिजाइन के ऊपर। किसके ऊपर, बॉडी डिजाइन के ऊपर। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो नर्व सेल्स के थ्रू होगा, या मूवमेंट जो होगा, सीधी सी बात है ना। और अदर हैंड केमिकल सिग्नल भी काम करेगा, हमने बात ही करी कि इलेक्ट्रोकेमिकल काम करेंगे। जो केमिकल होता है वो अगर नर्वस सिस्टम से सेल नहीं भी जुड़ा है तो भी वहां पे केमिकल का मूवमेंट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के लिए क्या है, हर सेल को नर्व इम्पल्सेस के थ्रू जुड़ा होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जो एक हार्मोन होता है एड्रेनलिन, क्या होता है, एड्रेनलिन, जो कि एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। कहाँ से होता है, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। देखो अब इसको थोड़ा समझेंगे हम, ठीक है जी। एड्रेनल ग्लैंड है, क्या है, एड्रेनल ग्लैंड है, ये क्या है, एड्रेनल ग्लैंड है। ये इसका काम क्या होता है, ये सिक्रेट करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर जाता है, और टारगेट ऑर्गन्स और स्पेसिफिक टिश्यू जहाँ पे ये एक्ट करता है, इंक्लूड द हार्ट, हार्ट के अंदर भी होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट बीट क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है, और सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन। जबकि कब के केस की बात करी जा रही है, जब आप पे क्या होगा, कोई अटैक हो रहा है, जब कोई सडन कोई एक्शन आ जाता है, तो रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू अवर मसल्स। तो हमारे मसल्स को क्या चाहिए, मोर ऑक्सीजन चाहिए। तो ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज reduced टू contraction ऑफ मसल अराउंड स्मॉल आर्टरी इन दिस ऑर्गन। अब इससे क्या होगा कि जो ब्लड, जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्किन हो गया, ये कंसंट्रेट कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ना थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पे जो है ना आपका क्या चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और जिससे क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो स्केलेटल मसल्स की तरफ जाता है। कहाँ जाता है, ब्लड किसकी तरफ चला जाएगा, स्केलेटल मसल, जहाँ पे आपको नीड है, जिसके थ्रू आपको एक्शन करना है। लाइक हैंड होगा तो हैंड पे, लेग होगा तो लेग पे चला जाएगा। और ब्रीथिंग रेट आल्सो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राग्राम हो रहा होगा रिब मसल्स का, ठीक है, इसकी वजह से। तो ये जो रिस्पॉन्स, ऑल दिस रिस्पॉन्सेस टुगेदर इनेबल द ह्यूमन बॉडी टू बी रेडी टू डील विद सिचुएशन। और ये सारी चीजें एक साथ होती हैं जिससे कि एनिमल बॉडी क्या है, एक्शंस ले पाए। और सच एनिमल्स हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको कि एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। सेकंड वे होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का, पहला था रिफ्लेक्स एक्शन वाला, है ना। ये केस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। हमने पढ़ा कि प्लांट्स हैव हार्मोन दैट कंट्रोल द डायरेक्शनल ग्रोथ। तो क्या फंक्शंस भी अपने एनिमल हार्मोन्स, फंक्शंस होता है एनिमल हार्मोन्स के अंदर, क्या वो भी, ये भी, ये जो फंक्शंस होते हैं, व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन्स परफॉर्म। तो एनिमल हार्मोन्स जो कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहला है कि हमने एक पढ़ा कि जो ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन द रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ। कोई डायरेक्शनल ग्रोथ वाला केस नहीं आता है ना, जैसे आप ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट हो रहा है या लाइट की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है भैया, देखो प्लांट जो होता है ना, प्लांट विल ग्रो लिव इन मैनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी, फॉर एग्जांपल, बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर ऑन अवर फेस। हम अपना फेस के ऊपर फिंगर नहीं ना ग्रो कर सकते हैं। तो हमारी जो बॉडी डिजाइन वो केयरफुली मेंटेन्ड होती है, इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। जैसे आप देखो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, मैनी हार्मोन्स रिलीज करता है। जब भी आपको देखो जो लेवल ग्रोथ हार्मोन स्लो लो हो जाएगा ना, तो हाइपोथैलेमस जो है क्या, ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर देगा, जिस जो क्या करेगा, विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा। क्या करेगा, क्या रिलीज करेगा, ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर, और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कौन करेगा, आपका हाइपोथैलेमस। कौन, हाइपोथैलेमस। ये केस आ जाता है। जैसे कि अगर आप बात कीजिए, आयोडीन आप खाते हो ना, आयोडीन बार बार कहते हैं आयोडीन खाना चाहिए, आयोडीन खाना चाहिए। आयोडीन क्यों नेसेसरी, थायराइड ग्लैंड के लिए नेसेसरी है, क्योंकि ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट मेटाबॉलिज्म को, यानी एक तरीके से फैट को ब्रेक ब्रेक करता है, सिंपल फॉर्म में लेके आता है, जिससे कि आपकी क्या है, बेस्ट बैलेंस ऑफ ग्रोथ हो पाए। आयोडीन इसेंशियल है फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन के लिए, किसके लिए, क्योंकि आयोडीन अगर नहीं मिलेगा तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो रिलीज नहीं होगा। तो इसलिए आप देखिए कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर के आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, तो हमें गॉइट्री हो जाता है, मतलब हमारा जो गला होता है ना वो स्वेलन कर जाता है। क्या कर जाता है,
स्वलन कर जाता है। तो इसकी वजह क्या है आपका थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन अगर रिलीज नहीं हो रहा है तो आपने जनरली देखा होगा कुछ लोग हाइट के छोटे होते हैं या फिर उनकी हाइट एकदम ही लॉन्ग होती है, ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ना, तो ये सीधी सी बात है कि इंडिकेट करता है ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। सीधे अगर डेफिशिएंसी होगी इस हार्मोन्स की तो फिर क्या हो जाएगा, वो हाइट छोटी हो जाएगी, और एक्सेस में चला गया तो एक्सट्रीमली टॉल हो जाएगा। बहुत सारे चेंजेस आते हैं 10 to 12 ईयर्स की एज में, पुबर्टी के अंदर भी चेंजेस आता है, ठीक है, जैसे आप मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का रिलीज होता है और फीमेल्स के अंदर ऑस्ट्रोजन का रिलीज होता है, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब डायबिटीज के केस में भी हमने पढ़ा होगा कि डायबिटीज में क्या है कि बहुत सारे आज की जनरेशन में बहुत लोगों को डायबिटीज हो रही है, कम एज में भी डायबिटीज हो जा रही है। उसका क्या रीजन है कि जो हार्मोन रिलीज होता है ना पेनक्रियाज के थ्रू, यहाँ पे देखो पेनक्रियाज के थ्रू रिलीज होता है, जो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को हमारी बॉडी के अंदर। अगर ये अमाउंट प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं करेगा पेनक्रियाज, तो शुगर लेवल क्या होगा, राइज कर जाएगा, और जब शुगर लेवल राइज करेगा तो हार्मफुल इफेक्ट होगा, ठीक है। तो हार्मोन जो होता है ना, हार्मोन वो शुड बी प्रिसाइज क्वांटिटी में ही रिलीज होना चाहिए जिससे कि प्रॉपर वे में काम कर पाए, और टाइमिंग होनी चाहिए, अमाउंट ऑफ हार्मोन पे भी डिपेंड करेगा जिससे कि वो काम अच्छे से हो पाए। जैसे देखो शुगर लेवल जब भी आपका ब्लड राइज करेगा तो ये डिटेक्ट कर लिया जाएगा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, फिर वो क्या करेगा, इंसुलिन प्रोड्यूस कर देगा, क्या करेगा, इंसुलिन, जिससे कि ब्लड शुगर क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, और इंसुलिन सेक्रेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। हार्मोन्स आप देखोगे सीक्रेट करता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू एंड स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे आप देखो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म फॉर ग्रोथ, रेगुलेट ब्लड शुगर, इंसुलिन क्या करता है, रेगुलेट करता है इसको ब्लड शुगर लेवल को, टेस्टोस्टेरोन ये टेस्टिस से डेवलपमेंट ऑफ फीमेल से, ये तो ओवरीज की आ जाता है। एड्रेनलिन एड्रेनलिन ग्लैंड के थ्रू होता है। रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हमने कंप्लीट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में समझा है, एंड ये एक तरीके से समरी है जिसकी वजह से इतना इस तरह से पढ़ाना पड़ रहा है। नेक्स्ट जो भी पार्ट्स बनेंगे, जो वीडियोस बनेंगी वो इम्पोर्टेंट, ये पेपर के रिगार्डिंग बन रहा है, एग्जाम है आपको 2025 का 25 को, दैट्स वाई ये ऐसी वीडियोस बन रही है। बट यस आपको अभी तक समझ में आया होगा, मैंने अपना बेस्ट दिया है, एंड थैंक्स टू ऑल।